हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पारासल आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कर्नाटका हाईकोर्ट का कल रिजल्ट आया हिजाब को लेकर के। कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये बोला है कि जो हिजाब जो है वो इस्लाम रिलीजन का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए आप उसको कैरी करना ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने जो भी एजुकेशन एक्ट को लेकर के जो भी वहाँ पर गाइडलाइंस यूनिफॉर्म को लेकर के जो भी गाइडलाइंस जारी की थी वो सब सही है और उनको लेकर के आप एक रिलीजन के बेसिस पर उन चीज़ों को काउंटर नहीं कर सकते हो। आज एक्सप्लेन पेज पर ये जो टॉपिक है हिजाब को लेकर के अब तक जितने भी केसेस में सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी रिजल्ट रहा है वो सब कुछ वहाँ डिस्कस किया हुआ है। हम अच्छे से उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये बात बोली है कि हमें एजुकेशन के साथ साथ जो हमारा रिलीजन है वो हमारी टू आइज़ है और हमें दोनों चाहिए। हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में है वहाँ पर जाकर के हम इस चीज़ को रिव्यू करने के लिए डालें, इसको चैलेंज करें हाई कोर्ट के इस रिजल्ट को, क्योंकि हमें एसेंशियल पार्ट के रूप में रिलीजन जो है वो एक चॉइस है और हम इस चॉइस के रूप में उसको अपनाना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट का जो भी वर्डिक्ट है, जो भी वर्डिक्ट रहा था ड्रेस को लेकर के, यूनिफॉर्म को लेकर के, उसको अपहेल किया है। और इसके अलावा अपील को लेकर के हालांकि इश्यूज रेज हुए हैं कि अपील की जा सकती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है केरला का कुछ टाइम पहले एक मीडिया न्यूज एजेंसी उसको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ वायलेटिव वर्क हो रहे थे, जिसके बेसिस पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जो मीडिया वन जो न्यूज़ चैनल था उसको रेगुलर करने की बात बोली है, लेकिन ये भी बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन डिसीजंस को लेकर के, सेंटर का जो डिसीजन रहा था कि सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर के मलयालम न्यूज़ चैनल मीडिया वन को जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो अभी भी आप पर लगे रहेंगे। हालांकि जो आपका ब्रॉडकास्टिंग है उसको रिज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर बता रखा है कि आज 16 मार्च है और आज पंजाब के नए सीएम भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पर मेजोरिटी के साथ में उन्होंने 117 सीट में मेजोरिटी सीट गेन की है। तो वो वहाँ पर सरदार भगत सिंह का जो गांव है वहाँ पर जाकर के वो ओथ लेंगे। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, आप सभी को पता है पार्लियामेंट में बजट सेशन का सेकंड पार्ट चल रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन वहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है, अभी मिसाइल माल फंक्शन देखने को मिला हमारे इंडिया से। एक मिसाइल को एक मेंटेनेंस के टाइम में जो एक जनरल प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है मेंटेनेंस का, जो भी मिसाइल्स होते हैं, जो भी हमारे डिफेंस सिस्टम होते हैं उन सभी के लिए, तो उस डिफेंस सिस्टम को या फिर मिसाइल को जब एक तरीके से ओवरव्यू करने की कोशिश की जा रही थी तब कुछ टेक्निकल इशू क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से जो मिसाइल है वो लॉन्च हो जाती है और पाकिस्तान में जाकर के वो गिर जाती है। पाकिस्तान ने इस चीज़ को लेकर के रिव्यू करवाने की कोशिश की, इंडिया को अवेयर किया, तब इंडिया ने बोला कि ये टेक्निकल कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ है। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने यहाँ पर जॉइंट प्रोब की मांग की है कि जॉइंट प्रोब होना चाहिए, ये जो भी इशू है इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर के इसकी जाँच करें कि जो इशू है वो किस कारण से हुआ, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरीके के जो इशू हैं वो दोबारा से हो सकते हैं। तो क्यों ना इसी इशू को सीरियस बेसिस पर कंसिडर किया जाए ताकि इस तरीके के इशू नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ना देखने को मिले। हालांकि हम बहुत सारे आर्टिकल जब हमने डिस्कस किए तो उसमें एक बात बोली गई है कि पाकिस्तान का प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यूएशन, जो रिव्यू करने की जो उनकी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। पाकिस्तान ने इस चीज़ को लेकर के कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनमें कुछ हार्शनेस देखने को मिले। इसके अलावा उन्होंने स्पेसिफिक बात ये बोली कि हम चाहते हैं कि इसकी जाँच हो, तो अब इंडिया की जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए, इसकी जांच की जाए और जो भी प्रॉब्लम है उसमें इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर जाहिर करे।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप सभी को पता है 5 स्टेट्स में इलेक्शन अभी हुए हैं वहाँ की जो असेंबली है उसको लेकर के, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसको काफ़ी कम सीट्स वहाँ पर मिले, हर स्टेट में काफ़ी ज़्यादा लॉस उनको देखना पड़ा है। तो इसके लेकर के जो कांग्रेस पार्टी है वो रिव्यू कमेटी जो है डिस्कशन कर रही है। तो इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने मांग भी की है कि जो गांधी परिवार है उसको एक तरीके से अपने आप को साइड करना चाहिए और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेक्स्ट जहाँ भी इलेक्शन हो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल वही है, हिजाब को लेकर के पिटिशनर्स ने ये बोला है कि हम जो है वो कॉलेज तभी जाएंगे जब हमें जस्टिस मिलेगा। हम चाहते हैं कि हिजाब को रेगुलर किया जाए और जो भी प्रैक्टिसेस हैं एक रिलीजन की, उनको आप एक मैंडेटरी बेसिस पर या किसी इशू के ऊपर उनको आप काउंटर नहीं कर सकते हो। ओके। हालांकि बीजेपी पार्टी ने ये जो हिजाब को लेकर के जो इशू आया है, रिजल्ट आया है कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसको लेकर के ये बोला है कि एक तरीके से हिजाब को अगर आप रेगुलर करते तो बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो अभी हिजाब को कैरी नहीं करती, उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करते और उनको भी हिजाब कैरी करना पड़ता, मतलब उनकी जो फ्रीडम है उसको आप वायलेट कर रहे हो। ओके। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बोला गया है, बीजेपी पार्टी ने ये भी बोला है कि आप हिजाब को लेकर के जो रिजल्ट आया है उसको वीमेन एम्पावरमेंट के रूप में देखिए, वीमेन की जो फ्रीडम है उसके रूप में इस इशू को, ये जो रिजल्ट है उसको आप व्यू कीजिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर जो कोर्ट का क्या रिजल्ट रहा, सबसे पहले कोर्ट का जो ऑर्डर रहा उसकी हम समरी देख लेते हैं। इसमें ये बोला गया है कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एक एसेंशियल प्रैक्टिस के रूप में नहीं है। यूनिफॉर्म के रूप में इंस्टीट्यूशन का राइट है कि यूनिफॉर्म कैसे डिक्लेयर की जाए। स्टेट जो है, स्टेट ने जो भी ऑर्डर दिया था वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं था। इसके अलावा हम ये कोशिश करते हैं कि जो स्टेट है वो इससे भी बेहतरीन अपना जो एजुकेशन को लेकर के जो ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर करेगा, और कॉलेज अथॉरिटीज़ के खिलाफ में आप कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि भाई आप यूनिफॉर्म में हिजाब को कैरी करके नहीं आ सकते हो। तो बहुत सारे पिटिशनर्स ने जो वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या जो अदर कॉलेजेस जहाँ पर इशू देखने को मिला, तो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ में उन्होंने केस किए। तो ये बोला है कि कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ में आप केस नहीं करोगे। अब यहाँ पर पिटिशनर इसको काउंटर करते हैं कि हमारा आर्टिकल 25 जो है, जो हमें फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू रिलीजन, ओके, जिसमें राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मिलती है, लेकिन इसमें जो कोर्ट है उसमें ये बात रखी गई कि 2013 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक सीनियर हिस्ट्री मेजर ने ये बात लिखी थी कि वियरिंग हिजाब इज़ नॉट रिलीजन स्पेसिफिक, मतलब रिलीजन में कहीं नहीं है कि आपको हिजाब पहनना होगा। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी भी मिलती है कि पहले हिजाब कैरी करना कोई भी ज़रूरी नहीं था, लेकिन टाइम के साथ में कुछ चेंजेस देखने को मिले और अब इसको रेगुलर कैरी किया जाता है। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि देखो, अगर वियरिंग हिजाब जो है वो एक चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आपने हिजाब नहीं पहना है तो आप कोई पापी बन गए हो। इस्लाम की जो ग्लोरी है या फिर इस रिलीजन की जो ग्लोरी है वो हिजाब पहनने से लॉस नहीं होती या नहीं पहनने से लॉस नहीं होती है। ओके। तो यहाँ पर जो बेंच है उन्होंने बोला है कि हिजाब को लेकर के जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं रखी जिसके बेसिस पर ये डिस्कस किया जाए या फिर ये देखा जाए कि इस्लाम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हिजाब, उसकी रिचुअल्स में आता है और उसको कैरी करना चाहिए। यहाँ पर आर्टिकल 19(1) की बात की गई है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आपको फ्रीडम है आप क्या वियर करते हो, लेकिन इसको लेकर के यहाँ पर बोला गया है कि देखो, ना सिर्फ यूनिफॉर्म की बात है, अब तो आप ये भी बोलोगे कि केंद्रीय विद्यालय में जो हेड स्कार्फ है उसको अलाउ किया जाता है। तो कोर्ट ने बोला है कि केंद्रीय विद्यालय जो है प्रिस्क्राइब एज यूनिफॉर्म ड्रेस कोड इज लेफ्ट टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आवर्स बीइंग ए काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, द फेडरल यूनिट्स नेमली द स्टेट्स नीड नॉट टॉय द लाइन ऑफ सेंटर। ओके। वो जो है केंद्रीय विद्यालय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। हम फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, स्टेट की अपनी पॉलिसी है और सेंट्रल की अपनी पॉलिसी है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि आर्टिकल 14 एंड 15 जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशन,
कर्नाटका गवर्नमेंट ने यही तो बात रखी थी 1983 में। 1983 का जो उनका एजुकेशन एक्ट है उसमें ये बात बोली गई थी कि देखो हिजाब को पैरी करना कॉलेज जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं कि हिजाब को आप वेयर करो या नहीं करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो हमारी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। और इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो हेड स्कार्फ को कैरी ना करें ताकि सभी लोग जो हैं वो इक्वल यहाँ पर दिखे। ओके, अब यहाँ पर ये जो पार्ट है इसमें ये बताया गया है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट जो है वो केस टू केस वेरी करता है। जैसे कि 1954 का जो श्री सिरूर मुट केस जो है उस केस में ये बात बोली गई थी, 7 जज बेंच ने ये रिजल्ट दिया था सिरूर मठ केस में कि जो रिलीजन वर्ड है उसमें रिलीजन में उस रिलीजन से रिलेटेड जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी प्रैक्टिसेज है वो उस रिलीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन केस टू केस बेसिस पर किसी भी रिलीजन की जो इम्पोर्टेंट जो रिचुअल्स हैं वो चेंज होती रही हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ अलग अलग केसेस की बात की गई है कि टाइम टू टाइम, जैसे कि फर्स्ट आनंद मार्गी केस 2004 में देखा गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि तांडव डांस जो गलियों में किया जाता है वो आनंद मार्गी फेथ के लिए ज़रूरी नहीं है। ये जो फेथ है आनंद मार्गी फेथ जो है वो 1955 में बोर्न हुआ और इसकी ये जो प्रैक्टिस है जो तांडव डांस जो प्रैक्टिस थी वो 1966 में इसको अडॉप्ट की गई थी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि देखो ये जो आनंद मार्गी केस है इसमें आप जो तांडव डांस है जो ओपनली करते हो वो इसके इम्पोर्टेंट रिचुअल नहीं है और ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। 2016 में 3 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने एक बात रखी, एक मुस्लिम एयरमैन जो इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते थे उनको बीएड रखने से मना कर दिया गया। ये जो केस था मोहम्मद जुबीर कॉर्पोरल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जो कोर्ट है उन्होंने डिस्टिंग्विश किया कि देखो वो रिलीजन जहाँ पर बीएड को काटना मना है वहाँ पर हम रेगुलर करते हैं। वैसे आर्म्ड फोर्स का रेगुलेशन एक्ट जो है 1964 वो हेयर को ग्रो करना प्रोहिबिट करता है, लेकिन वो रिलीजन जहाँ पर हेयर को कट करना, फेस को सेव करना गलत है या फिर मना किया जाता है वहाँ पर इस तरीके की प्रोहिबिशन है। लेकिन ये बोला गया कि देखो इस्लामिक प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं है एक बियर्ड को रखना, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप एक बियर्ड रखोगे, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा 1993 का जो अयोध्या एक्ट आया उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 67.703 एकड़ लैंड जो है उसको बाबरी मस्जिद के आसपास वाले इलाका में एक्वायर किया। अब इसको लेकर के बोला कि जहाँ पर मॉस्क्यू थी इस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों एक्वायर कर रही है, तो इसको लेकर के आंसर ये आया कि मॉस्क्यू जो है वो इस्लाम रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, वहाँ तो नमाज को ओपनली भी स्टडी की जा सकती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मॉस्क्यू के लिए बोला कि इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, इसको जब ये बात बोली कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट हुआ उसको चैलेंज करने से मना कर दिया कि आप बिगर बेंच में रिकन्सिडरेशन के लिए इस इश्यू को नहीं भेज सकते हो। तो इससे एक बात समझ में आती है कि रिलीजियस एसेंशियल जो टेस्ट है वो केस टू केस वेरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो यूनिफॉर्म को लेकर के जो इशू है वो पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो है वो यूनिफॉर्म के पक्ष में भी हिजाब के पक्ष में भी रिजल्ट दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिजाब को उन्होंने एसेंशियल पार्ट बोला है। जहाँ पर ये लगता है कि यूनिफॉर्म के रूप में या हिजाब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सेफ्टी के लिए, वहाँ पर उन्होंने इसको अवेल भी किया है। तो केस टू केस बेसिस पर यहाँ पर अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेडिकल डिवाइसेस ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर के। अब इसके क्या एम है और क्या प्रपोजल है। एक नई मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी का ड्राफ्ट रखा गया है और जिसमें एम रखा गया है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है इस सेक्टर में उसको रिड्यूस किया जाए। अभी हमारे यहाँ पर जो भी मेडिकल सेक्टर में जो भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो मेजॉरिटी में हम इंपोर्ट करते हैं। अब इंडिया अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है कि हम कम से कम इंपोर्ट करें, हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर डेवलप करे और हम इंपोर्ट कम करें और अपनी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2022 का जो ड्राफ्ट रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा अंडर आती है। देखो जो भी इम्पोर्टेंट हमारे डिपार्टमेंट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये पॉलिसी रखी गई है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर वर्क किया जाएगा ताकि हेल्थ केयर सेक्टर में जो हमारा कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके।
जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके, क्वालिटी वाले लेवल का काम किया जा सके, ताकि मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग हम हमारे कंट्री में करें। और इसके अलावा जो भी प्राइसिंग है उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हाई लेवल के प्राइजेज़ या इस तरीके के प्राइजेज़ फिक्स करें कि हमारी कंट्री जो है उसका भी डेवलपमेंट हो, और जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमें इशू देखने को मिल रहे हैं वो भी ना देखने को मिले। अब ऐसी पॉलिसी की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अभी तक इंडिया जो है वो अपना 80% मेडिकल डिवाइसेज जो है वो कंट्री में इंपोर्ट करता है। पर्टिकुलरली जो है ज़्यादातर पार्ट हम इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में जो भी ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो लो कॉस्ट और लो टेक प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके, ज़्यादातर जो होते हैं वो कंज्यूमेबल्स होते हैं और डिस्पोजेबल्स होते हैं। तो पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है वो अपना इंपोर्ट डिपेंडेंस को ख़त्म करने की नेक्स्ट 10 ईयर्स में 30% तक हम अपना जो इंपोर्ट करते हैं उसमें 30% तक का डिक्रीज़ करेंगे। इसके अलावा इंडिया जो है वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर में भी 2047 तक मेडिकल डिवाइसेस में पूरे वर्ल्ड में जो भी सबसे ज़्यादा डिवाइसेस बनाते हैं उन कंट्रीज़ में अपने आप को एडजस्ट करना चाहती है। ओके, मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर हैज़ सो फार बीन रेगुलेटेड अंडर प्रोविजन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के एक्ट के अंडर यह भी रेगुलेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2020 में कुछ चेंज करने की कोशिश की गई। 2017 में मेडिकल डिवाइसेज रूल जो हैं उनमें कुछ चेंज हुए। 2023 तक और ज़्यादा चेंजेस होंगे। गवर्नमेंट जो है वो अभी 3 बिलियन खर्च कर रही है सिर्फ मेडिकल डिवाइसेज में इंडिया की पर कैपिटा का, और इसको 47 डॉलर तक हम ले जाना चाहते हैं। ओके, ग्लोबल एवरेज $47 का है। और यहाँ पर वो कंट्रीज़ तो इसमें $415 यूएस और $313 जर्मनी, ये जो कंट्री है वहाँ पर देखो कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है। ओके, पर कैपिटा इतना स्पेंड होता है मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर। तो यहाँ पर ड्राफ्ट पॉलिसी में कौन कौन से फोकस एरिया हैं, तो फोकस हम करेंगे कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो लाइसेंस देने के लिए नई कंपनीज़ को, और क्रिटिकल सप्लायर जो है उनको आइडेंटिफाई करें, जो लोकल सोर्सिंग है उसको प्रमोट करें, इनक्रेज करें क्रॉस इंडस्ट्री कोलेब्रेशन को, एक सेंट्रल पूल ऑफ वेंडर्स एंड वर्कर्स का एक सेंट्रल पूल क्रिएट करें। ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो इससे क्या होगा, इंडिया जो है वो अप्रोच रख रहा है कि 2047 तक इंडिया की एक्सपेक्टेशन ये है $25 बिलियन मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हम हमारे इंडिया में जनरेट करना चाहते हैं, ताकि पूरे वर्ल्ड में जितना भी मेडिकल सेक्टर में कोलेब्रेशन है उसका 10 to 12% ग्लोबल मार्केट में इंडिया का शेयर रहे। ओके, पूरे वर्ल्ड में 100 से 300 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है, और इसमें इंडिया अपना 10 से 12% अपना पार्टिसिपेशन चाहता है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो $433 बिलियन की 2025 तक ये मार्केट पहुंच जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा यूएस का 40% शेयर है, यूरोप का 25% शेयर है, और जापान का 15%। चाइना जो है वो $96 बिलियन का अभी वहाँ पर वैल्यूएशन है इस सेक्टर का, और आने वाले सालों में 20% तक इसको इंक्रीज़ वो करना चाह रहा है। तो इंडिया ने अपनी जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है उसका काफ़ी वैल्यूएशन है, अगर इससे अच्छे से इस पर वर्क होता है तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा, और हम जो सेल्फ रिलायंट इंडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी अच्छे से जनरेट कर पाएंगे। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हम स्टैटिक पार्ट अपलोड कर रहे हैं ना, उन वीडियोज़ को आप व्यू किया कीजिए और बताइए हमें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और किस तरीके से हम इसको और इम्प्रूव करें। आप अपने सजेशन हमें दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।